आइए इस वीडियो में आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। कुछ हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होंगे और कुछ हमारे कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्या कह रहा है हमें, तो एक पॉलीथीन पीस को हम रब कर रहे हैं वुल के साथ और ये देखा गया कि उस पॉलीथीन पीस में नेगेटिव चार्ज आ गया कितना, तो 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब दो पार्ट हमें यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट में कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर फ्रॉम वोल टू पॉलीथीन पीस। तो अब पॉलीथीन पीस पे नेगेटिव का चार्ज आया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉलीथीन पीस ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमें गिवन है उसमें अगर देखा जाए तो जो ये 3 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज दे रखा है, ये टोटल चार्ज हो गया उस पॉलीथीन पीस का, और इसे हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर देना। तो ये जो वैल्यू है कितनी है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, ये हमें टोटल चार्ज दिया और हमें कह रहा है ये टोटल चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के कारण आए हैं। तो यहाँ पे जो हमें एक चीज़ और हमें पता है वो क्या है, ई क्या होता है हमारा फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो ई जो है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल चार्ज कह सकते हो आप। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यह आ गया। अब हमने जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या है, तो वो हमारा जो फॉर्मूला है वो है Q = में NE। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है वो n फाइंड आउट करना है। तो n जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा Q/E। ठीक है, n की जो वैल्यू आएगी Q/E। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो जो टोटल चार्ज है वो कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो वो वैल्यू हमारी न्यूमरेटर में आ जाएगी और जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो वैल्यू हम कहाँ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में। तो ये न्यूमरेटर में लिख लिया और डिनोमिनेटर में चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है वो हमने लिख देना। ठीक है, अब इस तरीके से ये आ गया। अब हमने इसमें कैलकुलेशन कर देना। तो जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें जो है हमारा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ये जो वैल्यू आ जाएगी पहले 3/3 डिवाइडेड बाय इतना है 1.6, तो 3 डिवाइडेड बाय 1.6 है, ये वैल्यू आ जाएगी 1.875 और इनटू में 10 के पावर्स को एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में 10⁻⁷ है, डिनोमिनेटर में 10⁻⁻19 है। तो -7 जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 10⁻⁻12 और उसे जब हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर पे तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो 10⁻12। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, आप यहाँ पीछे लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का भी अपना कुछ ना कुछ मास होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो मास में भी ट्रांसफ़र होगा। जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसका मास कम हो जाएगा और जिसने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है उसमें मास इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके में आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, अब इसमें हमें कह रहा है इफ़ यस तो हाउ मच। अब अगर ट्रांसफ़र हुआ है मास तो कितना हुआ है, तो सेम हमने यहाँ पे भी ऐसे ही निकाल लेना है कि कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है। तो जो टोटल मास ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, जो टोटल मास ट्रांसफ़र हुआ है वो कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और इनटू में हम क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे डेली लाइफ की कैलकुलेशन है कि एक का जितना भी मास है इनटू में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए हैं वो तो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया है। तो टोटल मास ट्रांसफ़र को मैंने कैपिटल M से लिख दिया, और ये मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वैल्यू आपको पता होगी 9.1 इंटू में 10⁻³ kg। ठीक है, ये मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, और इस हिसाब से इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है कितना था वो, तो 1.875 इंटू में 10⁻²। तो यहाँ से जो है हमारा जो टोटल मास ट्रांसफ़र जो है वो आ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई के बाद देखा जाए तो जो m की वैल्यू टोटल मास जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कितनी आ जाएगी, तो 9.1 इंटू में 1.875। ठीक है, 9.1 इंटू में 1.875, ये वैल्यू जो आ जाएगी वो 17.06। ठीक है, 17.06 है। अब हम 10 की पावर्स को सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में 10 के जो एक्सपोनेंट है एक -31 है और एक प्लस का 12 है। तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम तो एक्सपोनेंट प्लस होता है, पर 31 माइनस का है, तो इस तरीके से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जो वैल्यू आ जाएगी वो 19 आ रही है, लेकिन माइनस का साइन आएगा, तो 10 की पावर कितनी, -19, और ये टोटल मास ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब आंसर तो यह आ गया, पर हमने पढ़ रखा है एक साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे लिख लेते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1.706, तो 10 की पावर एक इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो -19 से कितनी हो जाएगी, प्लस की 19। ठीक है, तो वो -19 से चेंज होके प्लस का 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये हमने तो एक एग्जांपल कर लिया, अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, और उसमें देखते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि क्या हमें गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 2 एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज कॉपर स्पेयर हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। ठीक है, तो अगर इसमें कहा जाए तो हमें कह रहा है दो हमारे पास कॉपर स्पेयर है, उनमें चार्जेस है, और उन्हें कितने डिस्टेंस पर रखा है, सेंटर से, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है, तो एक हमें कह रहा है व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ़ द चार्ज ऑन ईच इज। तो दोनों कॉपर स्पेयर्स में हमें चार्जेस दिए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दिया, और हमें कह रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालो। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है, उससे जो हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे उसमें फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट जो है हमारा, उसमें हमें क्या है गिवन है, तो एक तरीके से हमें दोनों स्पेयर्स के क्या है, चार्जेस गिवन है। तो पहले स्पेयर के चार्ज को हम Q1 लिख लेते हैं, दूसरे स्पेयर को चार्ज को हम Q2 लिख लेते हैं, और वैल्यू जो हमें दी हुई है वो कितनी है, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, और रिपल्सन फोर्स है, मतलब दोनों में लाइक चार्जेस थे। और वैसे भी कूलम्ब्स लॉ जहाँ भी हम अप्लाई करते हैं हम चार्जेस का साइन नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, चार्जेस का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है वो हमने कहीं पे भी कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है, साथ ही साथ हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, जो हमने कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में किससे रिप्रेजेंट किया था, R से। तो यहाँ पे हम जो है R की वैल्यू कितनी लिख लेते हैं, तो R की जो वैल्यू हमारी है वो हमें दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, R की वैल्यू हमें 50 सेंटीमीटर दिया है, इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे, SI यूनिट मीटर होती है। तो इस 50 को 100 से हमने डिवाइड कर देना है, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में। ठीक है, इस 50 सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में, और जो कि वैल्यू कितनी आएगी, तो 0.5 मीटर। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, तो वो हमें कहना है म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमने फाइंड आउट करना। तो हम लिख लेते हैं F = क्वेश्चन मार्क।
अब आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला जो था हमारा वो था F इक्वल टू में के Q1 इंटू में Q2 और अपॉन में जो आता है हमारा क्या आता था आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला एक बार और देख लीजिए, के Q1 इंटू में हमारा Q2 और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमने जो है वैल्यू पुट करनी है, एफ हमें फाइंड आउट करना है। तो एफ इक्वल टू जो आ जाएगा, के की वैल्यू अगर आपको याद होगी 9 इंटू में 10 टू पावर 9। ठीक है, 9 इंटू में 10 टू पावर क्या है 9, इसकी क्या होती है वैल्यू। और पहले चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 6.5 इंटू में 10 टू पावर -7। और दूसरे चार्ज की भी जो वैल्यू है वो भी सेम है, 6.5 इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है, और अपॉन में जो आ जाएगा वो डिस्टेंस का स्क्वायर है, जो कि हमारे कितनी आ गई है, तो 0.5 और इसका क्या है स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, तो आप देख लीजिए 9 इंटू 10 टू पावर 9 किसकी वैल्यू है, के की, और ये Q1 की वैल्यू आ गई, और ये Q2 की वैल्यू है, और अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, अब रह गई जो क्या, तो कैलकुलेशन। तो अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। तो जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें आप किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो 10 की पावर्स को आप सॉल्व कर लेना, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है उन्हें एक साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेंगे। तो 9 यहाँ पे जो आ जाएगा क्या होगा, 9 इंटू में हम क्या लिख सकते हैं 6.5, फिर इंटू में एक और 6.5। ठीक है जी, और इंटू में अब मल्टीप्लिकेशन में है, बेस 10 है तो एक्सपोनेंट प्लस होंगे, तो वो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 9 -7 और फिर -7। ठीक है, ये एक्सपोनेंट पे कि 10 के एक एक्सपोनेंट था 9 और एक एक्सपोनेंट है -7 और दूसरा भी है -7। और जो डिनोमिनेटर में है इसके, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 0.5 का स्क्वायर, जो कि कितनी आ जाएगी, तो 0.25। तो 0.25 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमने यहाँ पे फिर वही अब आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ जो है 9 इंटू में, ठीक है, 9 इंटू में 6.5 इंटू में 6.5 है, और इसे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ गई वो आ गई 380.25। तो 380.25। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर, तो -7 -14 हो जाएगा, -7 -14 प्लस का 9, तो ये कितना बच जाएगा, तो 5 पर माइनस का 5 आएगा, तो 10 टू पावर -5। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है ये आ गया डिनोमिनेटर में कितना है, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वो है हमारी 0.25। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर की हमने वैल्यू लिख ली, कितनी है 0.25, तो हमने 0.25 लिख लिया। अब फाइनली हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो जो हमारा F इक्वल टू क्या हो जाएगा 380.25 डिवाइडेड बाय कितना 0.25, और ये वैल्यू करीब आ जाएगी आपकी कितनी 1521। ठीक है जी, 1521 आ जाएगी, तो 1521 और इंटू में जो है वो 10 की पावर -5 है। ठीक है, इंटू में जो है वो 10 की पावर -5। अब हमने फाइंड आउट क्या किया, फोर्स। तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये जो है आंसर हमारा आ गया है, और साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे अब लिख देते हैं। तो जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो F की वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.21 इंटू 10 टू पावर -2, क्योंकि हमने डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट किया है, तो वो -5 से कितना हो जाएगा -2, और इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है जी, आइए अब हम क्वेश्चन सेकंड के बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। और बी पार्ट में जो हमें कह रहा है, तो बी पार्ट में हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ चार्ज ऑन ईच स्पेयर इज डबल। तो यहाँ पे अब जो चार्जेस होंगे दोनों ही स्पेयर में, वो क्या हो जाएंगे, पहले जितने थे उसका क्या हो जाएंगे डबल।
तो यहाँ पे पहले जो चार्जेस थे वो थे 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, तो उसका डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू में 6.5 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों स्पेयर्स में अब न्यू चार्जेस इतने आ जाएंगे। और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया। तो वैसे ये जो वैल्यू आ जाएगी तो इसमें हमने कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 6.5, तो ये आ गई करीब 13। तो 13 इंटू में, ठीक है, 13 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम होगा, ठीक है, 13 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम आ जाएगा। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया, तो जो आर हम लिखेंगे, ठीक है, जो आर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो पहले कितनी थी, तो 0.5, अब हमने उसका क्या कर देना है, हाफ। तो वो जो वैल्यू आ जाएगी अब कितनी आ जाएगी, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। अब हमें इनके बीच में, इन्हीं चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना, तो अब हम फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला हमारा हमने जो लगाना है वो वही हमारा F इक्वल टू में क्या था, तो K Q1 Q2 अपॉन में जो है हमारा R स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला जो लगेगा F इक्वल टू में K Q1 इंटू में Q2 और अपॉन में R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल टू में कितना, K की वैल्यू 9 इंटू में 10⁹, ठीक है, 9 इंटू में 10⁹ हमने K की वैल्यू पुट कर दी। इंटू में जो आ जाएगा वो 13 इंटू में 10⁻⁻7, 13 इंटू में 10⁻⁻7 आ जाएगा। और साथ ही साथ जो है Q2 भी हमारा इतना ही है, तो वो भी हमारा कितना है, 13 इंटू में 10⁻⁷ वैल्यू हमने यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। उस तरीके से ये वैल्यू आ गई। और अपॉन में जो हमने लेना है, अपॉन में जो हमने लेना है वो डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है, तो हमने अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है और वो हमारा कितना है, तो 0.25। तो अब यहाँ पे हमने 0.25 के स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये जो है अब जो कितना आ जाएगा, तो 0.25 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0.25 का हमने यहाँ पे ले लिया स्क्वायर। अब इसे आइए अब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने जो कैलकुलेशन करनी है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी वैल्यू, तो हमने जो है ऊपर जो है नंबर वाले टर्म्स है उसे हमने वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 इंटू में 13 इंटू में 13 आ जाएगा और इंटू 10 की पावर क्या क्या है, तो एक तो वैल्यू है 9 और फिर प्लस -7 और फिर प्लस -7, ठीक है। तो ये जो है ये 10 के एक्सपोनेंट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट्स प्लस करते हैं, पर 7 की जो साइन है वो माइनस की थी, तो इसलिए ये माइनस हो जाएंगे। और इसके बाद जो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू है उसका हमने क्या कर देना है, स्क्वायर। तो 0.25, ठीक है, 0.25 का स्क्वायर, तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0625, ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी आ गई। अब जो है हमने आगे कैलकुलेशन करेंगे और आगे कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, 9 इंटू में 13 इंटू में 13, तो 9 इंटू में 13 इंटू 13 ये आ जाएगा 1521 और इंटू में जो है 10 की पावर जो हमारी बचेगी तो -7 -7 -14 हो जाएगा और प्लस का 9, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो 10 की पावर जो आ गई वो आ गई -5 और डिनोमिनेटर वाली हम वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे जो थी हमारी 0.0625, ठीक है। तो 0.0625 हमारा डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो है इसे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब जो हम डिवाइड करेंगे तो f की जो वैल्यू है, तो f की जो वैल्यू आएगी वो 1521 डिवाइडेड बाय 0.0625 और ये वैल्यू करीब हमारी आ रही है 24336, ठीक है। ये 24336 और इंटू में कितना है 10 की पावर -5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है और ये किस में हम लिखेंगे, यूनिट हम इसकी क्या लिखेंगे, तो न्यूटन।
अब हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो पावर में +5 हो जाएगा, और ऑलरेडी 10 की पावर -5 है तो -5 + 5 जो है 10 एक्सपोनेंट कैंसिल हो गया, और जो वैल्यू बची 0.24 आंसर आ गया, ठीक है, और न्यूटन। तो इस तरीके से हमने ये बी का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। ये जो हमने सॉल्व किया है ये हमारा बी का क्या था, फर्स्ट पार्ट। तो ये बी का फर्स्ट पार्ट था। अब आइए बी के सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बी के सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो कह रहा है द 2 स्पेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। अब यही 2 स्पेयर्स है, उन्हें अब हम वाटर में प्लेस करेंगे। पर याद रखिएगा ये जो बात हो रही थी वो हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के ऊपर हो रही थी। बी पार्ट में जो भी हम ले रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू थी उसमें चेंजेस ले रहे थे। तो बी पार्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें कहा चार्जेस डबल कर दो और डिस्टेंस हाफ कर दो, तो हमने वैसा कर लिया। पर हमें सेकंड पार्ट में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, बस यही कह रहा है वो जो 2 चार्जेस थे तो इनिशियली उनमें चार्ज 6.5 × 10⁻⁻7 था, हमने वही चार्जेस लेने हैं। कहीं आप ऐसा ना सोचें कि बी के फर्स्ट पार्ट में चार्जेस अब डबल हो गए तो अब हम डबल चार्जेस लेंगे, तो वो तो सिर्फ तो फर्स्ट पार्ट में ही हुए चार्जेस डबल। सेकंड पार्ट में जो बात हो रही है तो उसमें जो Q1 Q2 हमारे होंगे वो कितने होंगे, तो Q1 और जो Q2 है वो हमारे कितने होंगे, जो हमें इनिशियल वैल्यू दी थी, और वो कितनी थी हमारी, तो 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना। ये जो बी के फर्स्ट पार्ट में चार्जेस को डबल और डिस्टेंस को हाफ किया था, पर लेकिन यहाँ पे जो है बी के सेकंड पार्ट में उसका जो गिवन वैल्यू हम लेंगे वो तो हम क्वेश्चन के ए वाले पार्ट का लेंगे, तो वो चार्जेस तो इतना ही है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है हमारा, तो वो हमारा जो है वैल्यू कितनी थी, 0.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक हमें कह रहा है अब हम वाटर में प्लेस करना है इसे, तो पहले ये दोनों चार्जेस एयर में प्लेस किया था, अब इन दोनों चार्जेस को हमने वाटर में प्लेस कर दिया। तो वाटर में प्लेस कर दिया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है कितना है, 80, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के, और ये यूनिटलेस होते हैं क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी के रेशियो होते हैं। अब हमें जो है निकालना क्या है, तो हमें अब जो है फोर्स निकालना है, और कब, जब हमने इन 2 चार्जेस को वाटर में प्लेस कर दिया। तो वाटर मीडियम है इसलिए अब हम एफ के नीचे सबस्क्रिप्ट में जो है एम लिख दे रहे हैं, वो वाटर के लिए, और यहाँ पे हमें एफ फाइंड आउट करना है। अब एयर में, इन एयर जो है क्या था, फोर्स बिटवीन, ठीक है, इन एयर फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस, इन दोनों के बीच में जो चार्जेस थे वो एफ से लिखेंगे, और वो हमारी वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आई हुई थी, और वो हमने वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी, तो 1.521, ठीक है, 1.521 × 10⁻⁻2। ये हमने जो है इसके ए पार्ट के क्वेश्चन में हमने आंसर फाइंड आउट किया होता। तो ये हमारे लिए किसकी वैल्यू हो गई, एफ की, और एफ क्या है, जब 2 चार्जेस हमने कहाँ प्लेस किए थे, एयर में, और अब हमें फोर्स ही निकालना है, लेकिन जब हम चार्जेस को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, वाटर में। तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, और वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, एफ अपॉन में, ठीक है, वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ अपॉन में एफ एम, ठीक है। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी फॉर्मूला था और रिलेटिव परमिटिविटी का भी फॉर्मूला था। आप पिछले वीडियोस देख लेना, तो वहाँ मैंने आपको ये बताया था। अब जो है हमें जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो एफ सबस्क्रिप्ट में एम, और एम जो है वो मीडियम है, और मीडियम यहाँ पे हमारा कौन है, वाटर। तो अब यहाँ से जो है एफ एम की जो फॉर्मूला जो है, जो वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना, एफ अपॉन में के, ठीक है, आप देख लीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला था एफ अपॉन में एफ सबस्क्रिप्ट में एम, तो एफ सबस्क्रिप्ट में एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन के। अब हमने यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, तो हम यहाँ पे अब क्या है, वैल्यू रख देंगे एफ और के की। तो एफ और के की हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो उस हिसाब से जो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, तो एफ हमारा कितना था,
हमने जो एयर में था दोनों के बीच का फोर्स वो कितना था 1.521 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और डिवाइड हम किससे करेंगे, तो डिवाइड हम k से करेंगे और k की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 80। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। और फाइनली जो है जो इसकी फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इन वाटर वो कितना आ जाएगा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। और क्या करना है, तो हमने 1.521 को डिवाइड कर देना है किससे 80 से। तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 0.019, फिर आगे 0125 आ रहा है तो मैंने उसे नहीं लिखा, और इनटू में जो है कितना है 10⁻²। ठीक है, इनटू में हमारा आ गया 10⁻² आ गया। तो ये जो है आंसर हमारा आ जाएगा और इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो इसमें एक्सपोनेंट जो है वो चेंज होगा और वो कितना हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे कितना, डेसिमल हम 2 प्लेस इधर राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.9। और जब डेसिमल राइट की तरफ हम लेके जाते हैं तो एक्सपोनेंट में हम माइनस करते हैं जितनी प्लेस हम लेके जाते हैं। तो ऑलरेडी 10⁻² था और हमने 2 प्लेस और राइट की तरफ ले गए हैं तो -2 तो ये 10⁻4 जो है एक्सपोनेंट में आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो है ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। हो सकता था कंफ्यूजन होती आपको कि बी के सेकंड पार्ट में आप बी के फर्स्ट पार्ट के वैल्यूज़ ले ले चार्जेस के, तो वो गलत था। वो तो सिर्फ बी के फर्स्ट पार्ट के लिए वैल्यू थी और वो भी किससे कंपेयर करके लिया था, तो ए पार्ट में जो वैल्यू थी। पर बी के सेकंड पार्ट में तो कुछ बोला ही नहीं है कि जो हमने डबल किया है उसे लेना है। तो हम इनिशियली जो ए पार्ट में जो दिया हुआ था उसी को हम यहाँ लेंगे। आइए आज हम इस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्पेयर्स ए एंड बी रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो हमें यहाँ पे जो गिवन है, तो 2 मेटल स्पेयर्स ए और बी है, आइडेंटिकल है और इक्वली चार्ज है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है और वो फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब आगे हमें क्या कह रहा है, एक तीसरा हम अनचार्ज स्पेयर लेके आते हैं। ध्यान रखिएगा जो हम अब स्पेयर लेके आ रहे हैं वो आइडेंटिकल तो है लेकिन कैसा है, अनचार्ज। और उसे हमने उस सी वाले स्पेयर को, थर्ड स्पेयर को ए वाले स्पेयर से टच कर दिया और फिर उस स्पेयर सी को ए और बी के बीच में जितना भी डिस्टेंस था उसके ठीक मिड पॉइंट पे रख दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो कह रहा है कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। तो जो सी वाला स्पेयर है उस पर अब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो आप समझ जाइए उस सी वाले स्पेयर पे स्पेयर ए भी फोर्स अप्लाई करेगा और स्पेयर बी भी फोर्स अप्लाई करेगा, और स्पेयर ए और बी इंडिविजुअली जो फोर्सेस लगा रहे हैं उसका जो सम अप होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा, वही नेट फोर्स जो है वो सी पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें हमने क्या है, अब हमें ए और बी स्पेयर्स के चार्जेस तो नहीं दिए हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मान लिया कि ए वाले स्पेयर पे भी चार्ज कितना है, क्यू है, और बी वाले स्पेयर पे भी चार्ज कितना, क्यू है। ठीक है, तो दोनों में जो है चार्जेस कितने हैं, क्यू, स्मॉल क्यू ए में भी है और स्मॉल क्यू बी में भी है। फिर अब इनके बीच का डिस्टेंस नहीं दिया तो उसे भी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो कूलम्ब्स फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F = में K Q1 × Q2 अपॉन में R²। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है इन दोनों स्पेयर्स के बीच में, ए और बी के बीच में, तो उसे हम क्या लिख लेंगे, F = में K Q1 × Q2 अपॉन में R²। ठीक है, तो Q1 जो चार्ज हम कह रहे हैं पहले स्पेयर का, Q2 जो चार्ज हम कह रहे हैं दूसरे स्पेयर का, और यहाँ फोर्स हमें गिवन है कितनी है, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब यहाँ पे ए और बी में तो चार्जेस क्या है, सेम। तो जो Q1 है और जो Q2 है दोनों को ही हम Q लिख लेंगे। मतलब
अब जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू में K इंटू में Q इंटू में Q, क्योंकि Q1 Q2 इक्वल है Q के, और अपॉन में R स्क्वायर, और फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई थी। तो इस तरीके से अब जो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे जो है अब इसने हो जाना है क्या, तो K और Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, अपॉन में क्या है इसके R स्क्वायर है, तो वो हमने R स्क्वायर लिख दिया और उसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया कूलम्ब्स फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन, किस में आ गया, तो A स्पेयर एंड B स्पेयर। ठीक है, अब क्या किया, जब C वाले स्पेयर को हम A वाले स्पेयर के साथ टच करेंगे, तो याद रखिएगा हमने मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें एक क्या था, बाई कांटेक्ट। ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर दो स्पेयर है और दोनों में पहले से कुछ चार्जेस हैं और उन्हें हम कांटेक्ट में लाके फिर सेपरेट करें तो क्या होगा, अब उनमें एवरेज आ जाएगा चार्ज, मतलब पहले वाले स्पेयर पे जितना चार्ज है प्लस दूसरे वाले स्पेयर पे जितना चार्ज है अपॉन में 2, क्योंकि हम दो चार्जेस का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। तो यहाँ पे भी जब हम स्पेयर C को स्पेयर A से टच करेंगे और फिर सेपरेट करेंगे, तो अब A में और C में कितने कितने चार्जेस रह जाएंगे, तो जो A पे चार्ज है प्लस जो स्पेयर C पे चार्ज है और अपॉन में 2। तो यहाँ अगर हम बात करें तो A में तो चार्ज कितना है Q, पर जो C है उसमें तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से जो A का चार्ज है वही हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A और C में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हम लिख सकते हैं, थोड़ी वर्डिंग लिख देते हैं कि व्हेन स्पेयर C इज टच टू स्पेयर A। ठीक है, कि जब हमने C वाले स्पेयर को किससे टच किया, A से, तो वहाँ पे क्या हो जाना है, जो दोनों स्पेयर है, द टू स्पेयर्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे किसे, चार्ज, और कितना आ जाएगा अब दोनों में, तो याद रखिएगा Q/2। ठीक है, Q/2 क्यों हो गया, क्योंकि A में चार्ज Q था, C में कोई भी चार्ज नहीं था, तो Q + 0 अपॉन में क्या आ जाना है, 2 आ जाना है। तो इस तरीके से अब दोनों में कितने कितने चार्ज हो गए, A में भी हो गया Q/2 और C में भी कितना हो गया, Q/2, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ, तो क्योंकि वो कैसे हैं, तो आइडेंटिकल है। तो हम क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था बिकॉज बोथ आर क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि टच करने पे चार्जेस जो है एवरेज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, C पे अब A के कारण जो फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ B के कारण जो फोर्स लग रहा है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो पहले यहाँ पे फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ठीक है, तो C पे जो फोर्स लग रहा होगा A के कारण वो कितना होगा, तो एक काम करते हैं, हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, F C और A। ठीक है, और इसे रीड क्या करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन स्पेयर C ड्यू टू स्पेयर A। अब फॉर्मूला तो कूलम्ब्स लॉ का ही लगेगा, तो हमने लिखना है K इंटू में Q1 मतलब A स्पेयर का चार्ज, लेकिन C के टच करने के बाद, तो वो कितना हो गया है, Q/2। ठीक है, तो वो आ जाएगा Q/2 इंटू में Q2, तो Q2 जो है वो आ जाएगा C स्पेयर का चार्ज, पर इनिशियली C पे चार्ज 0 था, लेकिन अब A से टच करने के बाद उस पर भी चार्ज कितना आ गया, Q/2, और अपॉन में क्या हो जाता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब आप समझ जाइए, पहले A और B के बीच का डिस्टेंस हमने R माना है, पर अब C को हमने ठीक उन दोनों के मिड पे रख दिया है, तो अब A और C के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस था उसका हाफ हो जाएगा। सेम वैसे ही B और C के बीच का डिस्टेंस भी, जो A और B के बीच का डिस्टेंस था उसका हाफ होगा। क्यों हाफ होगा, क्योंकि हमने ठीक कहाँ पे रखा है, मिड पॉइंट पे, इसलिए अब जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और इसका हमने क्या ले लेना, स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारा जो FCA है उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, तो Q/2 इंटू में Q/2, तो Q/2 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, और नीचे डिनोमिनेटर में R/2 का स्क्वायर था। अब इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, तो Q/2 का होल स्क्वायर वो हो जाना है क्या,
क्यू स्क्वायर बाय 4 और अपॉन में आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी जो है क्या आ जाएगी वैल्यू। ये देख लीजिए आप, ये वैल्यू आ गई हमारी। और कैसे आया, तो हमने क्यू स्क्वायर बाय 4 और नीचे आर स्क्वायर बाय 4। अब जब ये आर स्क्वायर बाय 4 वाला टर्म मल्टीप्लाई पे जाएगा तो 4 न्यूमरेटर में जाएगा और आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और जिसके कारण 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारे फोर्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो वो हमारी आ गई के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पे जो है, जो उसका डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, या डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो ए से सी की तरफ, क्योंकि ए पे जिस साइन का चार्ज है सी पे भी उसी साइन का चार्ज है। ठीक है, और वो रिपल करेंगे तो ए वाला सी पे जो फोर्स लगाएगा वो उसे रिपल करेगा, तो ए डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हुआ वो फ्रॉम ए टू सी हो गया। अब सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने जो है फोर्स ऑन सी ड्यू टू किसके कारण देखना है, बी के कारण। तो अब सी वाले पे स्पेयर पे बी वाले के कारण जो है हमने क्या देखना है, फोर्स। तो उसे हमने अब क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एफ सी बी लिख दिया, के आ गया। अब बी स्पेयर पे जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक है, बी पे कोई चेंज नहीं आया है, तो बी स्पेयर पे जो चार्ज है वो क्यू है, लेकिन सी पे कितना है, क्यू बाय 2। और अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस यहाँ पे भी कितना है, आर बाय 2, तो इसका स्क्वायर हो गया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, के इंटू में 2q स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, के इंटू में 2q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू आई कैसी है। तो यहाँ पे हमने जो है क्या कर देना है, जो एफ सी वी है वो क्या होगा, तो हमने यहाँ पे के लिखा। ठीक है, तो के अपनी जगह एज इट इज़ आया, इनटू में जो है, ठीक है, के एज इट इज़ आया, इनटू में जो है वो q इंटू 2, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहेगा, 2। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। और इसके जो डिनोमिनेटर में है, तो इनके जो डिनोमिनेटर में है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसके जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाना है, तो 4 हो जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आर स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर उसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो हमारी है वो कितनी आ गई, तो के इंटू में 2q स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से एफ सी बी की वैल्यू जो है वो इतनी आ गई। और यहाँ पे जो बी स्पेयर जो है सी स्पेयर पे जो फोर्स लगाएगा वो भी कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि ए में अगर पॉजिटिव चार्ज था तो बी में भी पॉजिटिव चार्ज था, और सी को ए के साथ टच करने के कारण सी में भी पॉजिटिव आया, तो ए सी को रिपल करेगा, बी की तरफ धक्का देगा, और बी सी को रिपल करेगा और ए की तरफ धक्का देगा। तो इस एफ सी बी का जो डायरेक्शन होगा अलोंग बी सी। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे टोटल फोर्स निकालना जो सी पे लग रहा है, पर इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो कैसा है, अपोजिट। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, अपोजिट है। तो वो अपोजिट कैसे, आप थोड़ा इस डायग्राम से समझ लीजिए। ये मैंने थोड़ा ड्रॉ किया है कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि कैसे दोनों के फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो ए बी दो स्पेयर थे, उनके बीच का डिस्टेंस आर था, सी को ए के साथ टच किया और ठीक सी को उसके बीच में रख दिया। तो अब ए और सी के बीच का डिस्टेंस भी r बाई 2 है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस भी r बाई 2 था। अब ए सी को जो फोर्स लगा रहा है वो रिपल्सिव है, तो उस फोर्स का डायरेक्शन आप देख लीजिए, एफ सी ए का डायरेक्शन बी की तरफ है, और बी जो सी पे फोर्स लगाएगा वो भी रिपल्सिव है, तो बी सी को रिपल करेगा, तो उस एफ सी बी फोर्स का डायरेक्शन ए की तरफ है। अब दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट है, तो जब हम इनका सम टोटल निकालेंगे पर अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, तो ये जो फोर्सेस, हम एक लाइन लिख लेते हैं कि दीज फोर्सेस एक्ट इन किस में, तो अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शंस में ये क्या कर रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। और इनके कारण जो नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स ऑन किस पे, सी, तो जो नेट फोर्स ऑन सी होगा
वो कितना हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे एफ डैश लिख लेना है, और एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी, और प्लस में जो हम क्या लिखेंगे, तो प्लस में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए जो है वो हम यहाँ पे प्लस में लिख लेंगे। लेकिन अभी हमने कहा कि ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए भले हमें यहाँ टोटल फोर्स निकालने के लिए प्लस करना है, पर साइन अपोजिट है, तो एफ सी ए को हमने किस में लिखा, माइनस में लिखा है। तो यहाँ पे अब जो है एफ डैश की वैल्यू जो है उसने कितनी हो जानी है, तो हम यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एफ सी बी की जो वैल्यू है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे कितना आया था हमारा, तो के इंटू में 2q² बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई थी, ये हमने यहाँ पे एफ सी बी की वैल्यू पुट कर दी। और जो है यहाँ पे प्लस में जो है कितना है, तो वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और एफ सी ए की वैल्यू रख देंगे। तो एफ सी ए की वैल्यू जो थी वो KQ² अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने रख दिया। अब आप ये मत कहिएगा कि एफ सी बी माइनस एफ सी ए की किया है आपने, एफ सी ए माइनस एफ सी बी क्यों नहीं किया। तो आप खुद ही देख लीजिए कि फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी और फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको दिखेगा जो एफ सी ए की वैल्यू है वो सिर्फ KQ² बाय आर स्क्वायर है, लेकिन एफ सी बी की जो वैल्यू है वो K इंटू में 2Q² बाय आर स्क्वायर है। मतलब जो है एफ सी बी की वैल्यू ज़्यादा है और एफ सी ए की वैल्यू क्या है, कम है, इसलिए हमने एफ सी बी से एफ सी ए को माइनस किया। अब क्या है, इस पूरे में दोनों में देखा जाए तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कितना आ रहा है हमारा, तो K इंटू में, ठीक है, हमारा आ रहा है कॉमन इंटू K इंटू में Q² बाय, ठीक है, Q² बाय क्या आ रहा है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारा दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो K इंटू में Q² अपॉन में जो है वो आर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। और जो अब अंदर रह गए टर्म, तो पहले वाले टर्म में कितना रह गया, 2 रह गया, आप देख लीजिए, और दूसरे में तो सारा कॉमन आ गया, तो क्या रह जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू आएगी, और 2 माइनस 1 तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो एफ डैश की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, KQ² अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये KQ² अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तो स्टार्टिंग में ही हमारे पास थी, आप देख लीजिएगा कितनी थी, तो आप क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो हमें यहाँ डाटा पुट करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी थी, क्वेश्चन में था 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो इस तरीके से हमने, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था, उसे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सॉल्व कर लिया। और एक चीज़, अब ये जो फोर्स आया है, रिजल्टेंट फोर्स जो सी पे लग रहा है, इसका आप डायरेक्शन बताएंगे तो किस तरफ होगा, तो जिस तरफ वाला फोर्स ज़्यादा था या जिस फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा थी, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। ठीक है, इसे आप सिंपल वे में समझिए, और भी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा कि एक बॉक्स रखा है और कोई उसे लेफ्ट की तरफ 50 न्यूटन से पुल कर रहा है और कोई राइट की तरफ 40 न्यूटन से पुल कर रहा है, तो जाना उसने कहाँ है, जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स जो आएगा वो 50 - 40 करके 10 आएगा, लेकिन उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर ग्रेटर फोर्स अप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे जो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो अलॉन्ग क्या आ जाएगा, BC। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, थोड़े अलग अलग कंसेप्ट वाले। ठीक है, आइए इस वीडियो में आज हम एक और कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन 4th लिया है और इसमें कह रहा है, अ चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q, so that the system of 3 charges will be in equilibrium if Q equal to -Q/4। तो हमें यहाँ पे स्मॉल q की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है, -Q/4, और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो 3 चार्जेस का सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में। अब 3 चार्जेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या होगा, किसी एक चार्ज पे
बाकी दो चार्जेस के कारण जो टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो कितना होगा, 0। तो इसे हम रिवर्स वे में भी प्रूव कर सकते हैं। हम क्या कर देंगे, हम इनिशियली ये कंसीडर कर लेंगे कि इन तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे, और फिर हम स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल देंगे। और अगर स्मॉल क्यू की वैल्यू -q/4 आ गया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा यहाँ डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको क्लियर हो जाए, उसको समझ में आ जाए आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना रखी है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमने जो है क्या किया, दो चार्जेस ले लिए कैपिटल क्यू वाले, और उन्हें ए और बी पॉइंट पे हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, ए और बी पॉइंट पे हमने उन्हें क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब ए पॉइंट पे भी कैपिटल क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे भी कैपिटल क्यू चार्ज है। जो स्मॉल क्यू चार्ज हमने लिया है वो ठीक हमने इनके सेंटर पे रख दिया है, सी पॉइंट पे। ठीक है, वो हमने ठीक इनके सेंटर पे सी पॉइंट पे रख दिया। अब ए से सी का डिस्टेंस भी हमने एक्स ले लिया, और बी से सी का डिस्टेंस भी क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2x। ठीक है, x + x 2x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है क्यू पे, स्मॉल क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0। इसका मतलब सिस्टम किस में हो गया, इक्विलिब्रियम पे, और साथ ही साथ स्मॉल क्यू पे फोर्सेस का सम 0 है, तो किसी भी चार्ज पे जो फोर्सेस का सम है वो 0 ही होगा, चाहे वो ए पे रखे हुए चार्ज की बात करें या बी पे रखे हुए चार्ज की बात करें। तो वो हमने यहाँ थोड़ी सी लाइन लिख लिया है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज 0, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, और सेम वैसे ही अदर टू चार्जेस पे भी नेट फोर्स क्या होगा, 0, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। अब हम यहाँ पे बी पॉइंट पे जो चार्ज कैपिटल क्यू रखा है उस पे ए और सी पे रखे हुए चार्जेस के कारण फोर्सेस का सम ले लेंगे, और जो कितना आएगा, तो 0, क्योंकि सिस्टम इन तीनों चार्जेस का सिस्टम किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। तो हमने यहाँ पे अब बी पे ए और सी पे रखे हुए चार्जेस के कारण क्या लेना है, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट पॉइंट बी इज कितना हो जाएगा, तो फोर्स ड्यू टू, ठीक है, फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑन कहाँ पे, पॉइंट ए, प्लस में जो है कितना होगा, तो फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट सी, और दोनों का सम जो होगा वो कितना लेंगे हम, 0, क्योंकि हमने सिस्टम को किस में कंसीडर किया है, इक्विलिब्रियम में। तो इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर देनी है कूलम्स लॉ से जो हमारा फॉर्मूला आया था। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, तो वैल्यू जो पुट करेंगे वो कितना हो जाएगा, तो ए पॉइंट पे जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। तो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला k इंटू में q1 इंटू Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है वो ये फॉर्म में आ जाएगा। q1 भी यहाँ कैपिटल q है, Q2 भी यहाँ पे कैपिटल q है, और डिस्टेंस ए बी के बीच का लेना है जो कि 2x है, तो 2x का स्क्वायर, प्लस में जो है अब b पे रखे हुए चार्ज पे, सी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज के कारण फोर्स। तो q1 हमारा यहाँ पे हमने b पॉइंट पे जो चार्ज है वो ले लिया, Q2 हमने यहाँ पे जो C पॉइंट पे जो चार्ज है वो ले लिया। तो ये B पे है कैपिटल Q और C पे है स्मॉल q, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, B और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, x, तो हमने x का स्क्वायर लिखा और इक्वल टू में क्या लिख दिया, 0। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो ये जो है k इंटू जो k है, तो ये जो है k इंटू में q, तो ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर था तो वो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे वाले टर्म में कोई चेंज नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 0, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। तो आप देख लीजिए k क्यू स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर हो गया, प्लस में k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, तो किसी एक टर्म को इक्वल टू के अपोजिट साइड ले जाना, और जिस टर्म को हम इक्वल टू के अपोजिट साइड ले जाएंगे उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो हमने इस तरीके से अब ये स्टेप हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसमें आप देख लीजिए ये जो हमारा k q इंटू में स्मॉल q अपॉन में x स्क्वायर है उसे इक्वल टू के अपोजिट साइड ले गए, तो क्या हो गया, साइन जो है वो चेंज हुआ और वो माइनस का हो गया।
अब अगर दोनों साइड देखा जाए तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहा है, तो कुछ टर्म्स जो कैंसिल हो रहा है, तो एक तो k कैंसिल हो जाएगा और एक कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा और एक डिनोमिनेटर में जो x स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से अब जो टर्म्स बचेंगे वो क्या हो जाएगा, तो Q अपॉन में 4, ठीक है, LHS की साइड जो बचेगा Q अपॉन में 4, और RHS की साइड जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस का स्मॉल q। ठीक है, आप देख लीजिए ये यही बचेगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉल q इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल q इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का कैपिटल Q अपॉन में 4। और क्वेश्चन में हमें यही डाटा गिवन थी और हमें प्रूव करना था कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो हमने इक्विलिब्रियम पे लेके ये स्मॉल q की वैल्यू निकाल दी जो कि क्वेश्चन में ही हमें दिया था। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करके देखना, और फिर अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसे जो है क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा।